भारत के बढ़ते कदमों को देखते हुए बड़े बड़े लोगों और बड़े बड़े देशों के मन में हलचल पैदा हुई है और जब बंदा छटपटाता है तो क्या करता है, उलझुल कमेंट करता है। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक ताजा तरीन कमेंट किया है जॉर्ज सोरोस ने, जिसका जबरदस्त जवाब हमारे विदेश मंत्री, हमारे असली हीरो एस जयशंकर ने दे तो दिया है, लेकिन मैं आपको आज वीडियो में पूरा मुद्दा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस है कौन और ये बीच में बोला क्यों। और ये जो इसने बोला है ये बस शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे मेंढक निकलेंगे इस इलेक्शन ईयर में और बहुत कुछ बोलेंगे। आखिर इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और इसमें हमको कैसे संभल के रहना है, ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस वर्ल्ड के उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें दुनिया में भर भर के गालियां दी जाती है और हेट किया जाता है, और ये वर्ल्ड के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक है। ये एक ज्यू है, यहूदी है, पर इजराइल इन्हें पसंद नहीं करता। इनका जन्म हंगरी में हुआ, पर वो देश भी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये वो व्यक्ति है जिनको टाइटल दिया गया है द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया था, जिन्होंने 1997 में एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इसी व्यक्ति की वजह से आया था। इस व्यक्ति को किसी भी देश की सरकार पसंद नहीं करती है। इसका तुर्की के राष्ट्रपति से पंगा है, अमेरिका में इसके खिलाफ आंदोलन चलाए जाते हैं। इनका काम देश की करेंसियों को तोड़ना, अर्थव्यवस्था को तोड़ना और देश की सरकारों के खिलाफ एंटी नेशनल अभियान चलाना इनका काम है। आजकल इन भाई साहब को नया शौक चढ़ा है इंडिया के खिलाफ बोलने का, लेकिन अब की बार इनका मुंह ज्यादा देर खुला नहीं रहेगा क्योंकि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, यह आदमी है कौन, इसने इतने पैसे कमाए कहां से और ये पैसे खर्च कहां पे कर रहा है और ये क्यों देश के लिए या विश्व के लिए एक खतरा है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट हेज फंड मैनेजर्स की लिस्ट में है। ये विश्व के 375वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी संपत्ति 6.5 बिलियन, लगभग 52,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा अमाउंट, 30 बिलियन से ज्यादा अमाउंट ये अलग अलग जगह डोनेट कर चुके हैं और 18 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट इन्होंने खुद की ही ट्रस्ट है उसको डोनेट किया है। तो अब ये डिस्कस करते हैं इतना पैसा इन्होंने कमाया कैसे और ये खर्च क्यों कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इतनी गालियां क्यों खाते हैं। 1944 में जब हिटलर आया तो इनको भैया वहां से भागना पड़ा और वहां से लंदन आए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहां से ये अमेरिका शिफ्ट हो गए और अमेरिका शिफ्ट होके इनको जो चस्का लगा वो लगा इन्वेस्टमेंट करने का, और उन्होंने खुद का इन्वेस्टमेंट फंड चालू किया 1973 में। पहले फंड का नाम था सोरोस फंड मैनेजमेंट, बाद में इसका नाम बदल के क्वांटम फंड कर दिया गया। ये फंड अगर देखा जाए तो ही इज अ लीजेंडरी इन्वेस्टर, मतलब छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं है। उस फंड ने 40 सालों तक 20% की CAGR से रिटर्न दिया। इसका मतलब ये हर 3.5 साल में अपना पैसा डबल कर रहे हैं पिछले 40 साल से। तो इनका रिकॉर्ड देखोगे तो आदमी भला लगेगा कि यार खूब पैसे कमाए, खूब इंटेलिजेंट है, पहले भी पैसे वाला था, पढ़ाई भी अच्छी की, पैसे भी खूब कमाए। क्या कमी है इसमें? कमी ये है इसके पैसे कमाने के तरीकों में। आदमी पैसे कैसे भी कमा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया मैं कंट्री को, अर्थव्यवस्था को और करेंसी को नुकसान पहुंचा के अमीर बनूंगा। तो जॉर्ज सोरोस जो पहली बार सुर्खियों में आए वो आए 1992 में, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट सेल कर दिया। शॉर्ट सेल आप समझते हैं, अभी हिंडनबर्ग के केस में आपने जाना कि जहां पे भी किसी भी कंपनी के अगेंस्ट हम करते हैं कि यार मुझे लगता है ये शेयर टूटेगा, ये शेयर नीचे जाएगा, उसके अगेंस्ट बैट करना और जब नीचे टूटे तो खरीद के प्रॉफिट कमा लेना। तो ऐसा 92 में इन्होंने ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट किया और एक ही दिन में 1 बिलियन पाउंड यानी 10,000 करोड़ रुपए सिंगल डे कमाए, और पूरे महीने में धीरे धीरे टुकड़ों में करके एक महीने में 1.5 बिलियन पाउंड यानी 15,000 करोड़ रुपए कमाए, और उस समय ने टाइटल मिला द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब अगर ऊपर ऊपर से देखें तो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ऐसा ही होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक कोई कंपनी या कोई देश या कोई करेंसी देखी जहां के फंडामेंटल वीक लग रहे हैं, आज नहीं तो कल इसका शेयर टूटेगा, उसी समय उसने अपना दिमाग का काम लिया, उसको शॉर्ट सेल कर दिया, जब शॉर्ट सेल हुआ तो मुनाफा कमा लिया। बात सही है, लेकिन आप सोचिए जब भी इस तरह के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, मुनाफा तो होता है 1-2 व्यक्तियों का, 1-2 संस्थाओं का, बट पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है और उसके चक्कर में छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी हो या आम आदमी को बहुत डिफिकल्टी उठानी पड़ती है। अब अगर एक बार इंसिडेंस होता है 92 में कि भाई एक बार कर लिया होगा बाई चांस, क्या फर्क पड़ता है, पर 1997 में दोबारा किया। थाईलैंड का जो भाट था उसके अगेंस्ट दोबारा ये चीज की, वहां भी पैसा कमाया। फिर मलेशियन करेंसी थी उसके अगेंस्ट किया। एक के बाद एक करके 5 एशियन कंट्रीज पे इन्होंने अटैक किया और एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 1997 में, जिसके लिए भाई इकलौता जिम्मेदार था। और दोबारा जब इनसे इंटरव्यू में पूछा कि यार आपकी वजह से करेंसी कोलैप्स हो गई, आपको बड़ा इसका दुख नहीं है, आप क्या? बोले यार मैं बिजनेसमैन हूं,
मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूँ, मेरे एक्शन से किसी भी प्रकार का सोशली कुछ हो रहा है या नॉर्मल लेवल पे है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, ना मुझे मतलब, ना मैं रोक सकता, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। ये इनकी मेंटेलिटी है। I cannot and do not look at the social consequences of what I do. तो अगर आपको लग रहा है राहुल जी कितना बुरा आदमी है, करेंसियां तोड़ रहा है, देश तोड़ रहा है, अर्थव्यवस्थाएं तोड़ रहा है, कितना बुरा आदमी है, सर जी बुरा तो ये नहीं है, बुरा तो ये अब है कि इसने पैसे कमाए उसमें तो बुरा है, ये पैसे जहाँ खर्च करता है वहां और भी बुरा है। अभी पैसे खर्च क्या करता है उस पर अपन बात करते हैं। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है, उस फाउंडेशन का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो 70 से ज्यादा देशों में काम करती है। तो राहुल जी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी करती होगी, नहीं सब चैरिटी तो नहीं करती, यही तो गड़बड़ है। ये क्या करता है कि जिस भी कंट्री में इसको लगता है कि इसकी पसंद की गवर्नमेंट है, फेवरेबल गवर्नमेंट है, इनके काम की है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां सब सही है। और जहां लगता है ये वाली गवर्नमेंट, ये वाला प्रधानमंत्री, ये वाला प्रेसिडेंट मेरे मतलब का नहीं है या ये मेरी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता, उसके अगेंस्ट कैंपेन चालू करता है, ऐसी एनजीओ को फंड करता है, ऐसे तरह की गतिविधियां करता है जिससे उस देश की गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव माहौल बने। तो एंटी नेशनल गतिविधि करता है और एंटी नेशनल लोगों को उकसाता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लें, हंगरी से ये बिलोंग करते हैं। हंगरी का जो प्रेसिडेंट है भाई साहब की आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है, तो हंगरी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने फंड चालू किया जो उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलने लग गई। तो वहां पे बकायदा संसद में एक्ट पारित हुआ है, स्टॉप सोरोस एक्ट। उस एक्ट में ये लिखा है कि उस एक्ट का अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि सोरोस की जो कंपनी है या सोरोस जो व्यक्ति है उसके द्वारा किसी भी हंगरी की संस्था को फंड नहीं मिल सकता, इसको बैन कर दिया गया। ये होने को तो जू हैं, यहूदी हैं, पर इजराइल की भी खिलाफ है। पैलेस्टाइन की एक संस्था है अल-हक और एक संस्था है पैलेस्टाइन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है वहां के एक टेररिस्ट ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के साथ, और उसको इनकी संस्था फंड देती है कि भैया इजराइल में अशांति फैलाओ। टर्किश प्रेसिडेंट जो है अर्दोगान, वो भी इनके खिलाफ बोल चुके कि यार ये टर्किश में एक्टिविटी करता है, टर्किश की संस्था को फंड करता है। तो जब ब्रिटेन के यूरोप से बाहर निकलने की बात थी, ब्रेक्जिट की बात थी, तो ये उसके खिलाफ था। तो जो भी ग्रुप एंटी ब्रेक्जिट कैंपेन चला रहे थे उनको 4 लाख पाउंड से ज्यादा की सहायता इन्होंने की। 2013 में एक बार हुआ था कि जर्मनी भी ईयू से बाहर निकलने की बातचीत हो रही थी, उस प्रस्ताव को भी समर्थन करने भाई ने पैसा दे दिया था, वो तो हुआ नहीं। ये अमेरिका के सिटीजन है इस समय और ये सपोर्ट करते हैं भाई साहब ये डेमोक्रेटिक पार्टी को। 2012 में जब बराक ओबामा जी लड़े थे उनके लिए 1 बिलियन फंड इन्होंने दिया था। फिर हिलरी क्लिंटन जब 2016 में लड़ी थी उनके सपोर्ट में भी सबसे बड़े जो इनके सपोर्टर थे वो जॉर्ज सोरोस भाई थे। 2014 में जब बुश दोबारा इलेक्शन के लिए कर रहे थे उनके अगेंस्ट इन्होंने फंड किया था। इनकी जो एनजीओ है ओपन सोसाइटी, इंडिया में 1999 से काम कर रही है, लेकिन वो बस ऑफिस है, वहां पे काम कोई सा भी चलता है। लेकिन 2014 से इन्होंने इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेशन लॉन्च किए कि नहीं भैया इंडिया के उसमें ही करेंगे। अब 14 में क्या हुआ था आपको सबको पता ही है। अभी लेटेस्ट में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बयान दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि भैया ये डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी है, पर ये जो मोदी जी हैं डेमोक्रेट नहीं है और इनके रहते हुए भाई साहब नहीं आएगी। तो एस जयशंकर प्रसाद ने इनको जो जवाब दिया उसी जवाब से मुझे क्लैरिटी आई कि इतना सब कुछ हो रहा है। तो एस जयशंकर प्रसाद हमारे हीरो और जब तक के सबसे बेस्ट विदेश मंत्री, उन्होंने कहा ही इज ओल्ड, ही इज रिच, ही इज ओपिनेटेड एंड ही इज डेंजरस। वो कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं और पूरे विश्व को ऐसा समझते हैं कि अपने बाप की जागीर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होना चाहिए। अगर हमारी पसंद का व्यक्ति और हमारी पसंद की सरकार है तो वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इलेक्शन अच्छे हैं, पर अगर जैसे ही मेरी पसंद का व्यक्ति नहीं है वह हम कह देंगे इलेक्शन ही खराब थे, ईवीएम हैक हो गई, डेमोक्रेसी फ्लॉड है, और फिर डेमोक्रेसी को ठीक करने के बहाने फंड करेंगे ताकि एग्जिस्टिंग सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करें। एक्चुअली क्या है, सोरोस जैसे लोग, सोरोस एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग अलग अलग रूपों में विद्यमान है। लेकिन इनको क्या लगता है हम अमीर है, हम पैसे वाले हैं, हम डेवलप कंट्रीज हैं, तो ये भारत जैसी छोटी मोटी कंट्रियां ये हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, इसमें हमारे वाली सरकार, हम जो चाहे वैसा हो। तो कोई भी सरकार जब यहाँ पे आती है जो अपनी मनमर्जी करना चाहती है, जो इनकी बात नहीं मानती, इनके एजेंडा खिलाफ आती है, तो इनकी मिर्ची लगती है। और अब धीरे धीरे भारत जग गया है, अब भारत भी टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया है, टॉप 3 में आने की प्रयास कर रहा है। अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वेस्ट की नहीं सुनता, यूरोप की नहीं सुन रहा, अमेरिका की नहीं सुन रहा, तो इनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा भारत में, हमारे कंट्रोल से बाहर तो नहीं जा रही बात। तो सोरोस भैया और बाकी ऐसे विचार रखने वाले लोग, भारत देश भी जग गया है, भारत देश की जनता भी जग गई है, उनको पता है कि भैया क्या सही क्या गलत, हम हमारे घर घर में लड़ाई कर लेंगे, हमको जो सरकार चाहिएगी ले आएंगे, जो नहीं चाहिएगी हटा देंगे,
आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप भारत के बाहर के व्यक्ति हो, इन्वेस्टर हो, पैसा लेके आओ तो आपका वेलकम है। और पैसा भी लाके एहसान नहीं करते, पैसा तभी लाते हो जब आपको फायदा दिखता है। भारत आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने में फायदा है, तभी तुम आ रहे हो। नहीं फायदा होता तो तुम तो पहले बग गए थे, और आगे नहीं मिलेगा तो तुम फिर भाग जाओगे। तो तुम्हारे पैसे की जरूरत भी नहीं है और तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत नहीं है। दोनों को पैसे लेके अपने घर पे बैठो। हम आ रहे हैं, हमारा वक्त आएगा नहीं, आ चुका है। और ये तुम्हारे छाती पे सांप लौटे तो लौटे, भारत इज बैक।